तो योगेंद्र जी आप बताइए, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या वाकई में एक जेन्युइन एक्सरसाइज? तो साहब मैं क्या कहूँ, SIR क्या नहीं है, पहले तो ये हम गिन लें। नंबर 1, SIR वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। जी हाँ। ये वोटर लिस्ट को कोरे कागज पर नए तरीके से लिखने का एक तरीका है। ठीक। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है डी नोवो, तो रिवीजन शब्द तो हम छोड़ ही दें। नंबर 2, ये कोई पुराने किए हुए काम की रीइटरेशन या रेपिटेशन नहीं है। बार बार मीडिया में बोल बोल के सबकी जुबान पे चढ़ा दिया है कि 2003 में जो SIR हुआ था, 2000 इतने में हुआ था। अरे भाई, कभी नहीं हुआ ये SIR। जैसा कि जो आप कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की चीज इस देश में कभी नहीं हुई। नंबर 2, जो ये एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों से मंगवाना, कागजात मांगना हर आदमी से जो ऑलरेडी लिस्ट पे है उससे कागजात मांगना, इस देश के 75 साल में कभी नहीं हुआ। और आप दोनों से बड़े गवाह इस बात के कोई हो नहीं सकते। नंबर 2 ये नहीं है। नंबर 3, ये वोटर लिस्ट को क्लीन करने की प्रक्रिया नहीं है। क्लीन करना मतलब उसमें डुप्लीकेशन, उसमें गलत नाम, उसमें जंक एंट्रीज। ये मैं इस आधार पे कहता हूँ सिब्बल साहब कि बिहार में, आप तो कोर्ट में थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में डेटा पेश किया कि बिहार की जो फाइनल वोटर लिस्ट थी 30 सितंबर को जो बनी थी, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट नाम ऐसे थे जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट थे। अगर पूरे बिहार में डुप्लीकेशन देखें तो 59 लाख 59 लाख नेम ऐसे थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा पेश किया। चुनाव आयोग ने अपने काउंटर एफिडेविट में उसको डिस्प्यूट नहीं किया। नंबर 2, हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 75,000 एंट्री ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं, नेम ब्लैंक, फादर नेम ब्लैंक। हमने कोर्ट में पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी को डिस्प्यूट नहीं किया। अभी और आपको हैरान चीज बता दिया, बिहार की वोटर लिस्ट में सिब्बल साहब हमने नाम दिखाए कोर्ट के सामने, नाम कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए थे। दिस इज द वोटर लिस्ट ऑफ बिहार। हमने दिखाया कि एक ही फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ हमें क्योंकि पूरे बिहार के मिले नहीं थे। देश है, आपको क्या इसमें आपत्ति होता है? हाँ बाबा, मैं क्या इतना कि खुशी से मरना जाते घर एतबार होता है कि मतलब कन्नड़ और तमिल में लिख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात सिब्बल साहब ये है, ये 30 सितंबर की वोटर लिस्ट में था। वोटर लिस्ट में रिवीजन 17 अक्टूबर तक हुआ। इनमें से एक भी एरर को रिमूव भी नहीं किया गया। जो एरर सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल दिखाए गए थे, हैंडफुल एग्जाम्पल जो हमने दिखाए थे, उनमें से एक भी एरर रिमूव नहीं किया गया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि इसका वोटर लिस्ट करेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे CEC साहब आपके फॉलो में जो है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमें डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो इसलिए वो नहीं है। नंबर 4, जो आपने इशारा किया, इसका फॉरेनर्स को निकालने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक तो हमने देख लिया, बिहार में हो गया। आप कह रहे हैं 300, कोई कहता है 400-500, लेकिन हर कोई कहता है अगर 500 भी हैं तो उनमें से 400-450 नेपाली हिंदू औरतें हैं। बिहार में फॉरेनर की प्रॉब्लम नेपाली हिंदू औरतों की प्रॉब्लम है। इसका किसी बांग्लादेशी रिफ्यूजी म्यांमारी से कोई संबंध ही नहीं है। तमिलनाडु में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, केरला में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब हो क्या, तो इससे नहीं। और इसका मैं फाइनल प्रूफ ये देता हूं सिब्बल साहब, इस देश में कोई आप किसी समझदार इंसान से पूछ लिए कि भाई इस देश में सिटीजनशिप की प्रॉब्लम किस स्टेट में है, बोलेंगे आसाम। कौन सा स्टेट है जहां फॉर्मल डिस्प्यूट हुआ इस पे, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें इस पे भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इसकी जांच हुई, आसाम। और आसाम में उन्होंने क्या किया है, आसाम में जो SIR हो रहा है उसमें कह रहे हैं ना आपको ना एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की जरूरत है, ना आपके कागज जांचे जाएंगे, कुछ जांच नहीं होगी। मतलब कि बीमारी बहुत बड़ी है, दवाई बहुत कड़वी है, सबको पीनी पड़ेगी। हाँ, जिस एक आदमी का पता लगा है कि उसको बीमारी है, उसे नहीं देने की जरूरत है, बाकी सबको ये भी तो बता दिए ना। आसाम में वो जो नाम आए कि बाहर से लोग आए, 18 लोग हैं, 18 लाख है ना। असली कारण भी बता देते हैं। बता दीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा आसाम में। आप सोचेंगे भाई दवा सबको पिलानी है, बस सिर्फ जो एक मरीज है उसको नहीं देंगे, बाकी सबको दवा देंगे हम। क्यों भाई? क्योंकि आसाम में टेस्ट हो चुका है, ब्लड टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आ गई है। आसाम में टोटल 19 लाख विदेशी हैं। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उस 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान हैं। मतलब अगर 19 लाख विदेशियों के नाम कट गए
तो उसमें 12 लाख वो होंगे जो बीजेपी जिनको अपना वोटर मानती है और 7 लाख वो हैं जिनको बीजेपी अपना वोटर नहीं मानती। नुकसान किसे होगा? बीजेपी को। इसका असर चुनाव आयोग पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं साहब ये 4 चीजें तो नहीं है। फिर क्या है? तो फिर है एक क्या? मिनट आप मेरे को वक्त दें, मैं आपको बिल्कुल, एक बिल्कुल बताइए। क्लासिकल हिंदू थ्योरी बताता हूं। बता दीजिए। वो है देश काल पात्र। सन 2024 के चुनाव में झटका लगने के बाद मोदी जी को 3 चीजों का अंदेशा हुआ। देश मतलब स्थान, प्लेस। इस देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी समस्या थी काल, कैलेंडर। हर 6 महीने में इलेक्शन आ जाता है और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लोगों के लिए 10,000 रुपए देने पड़ गए औरतों को। तीसरी समस्या थी पात्र। इस देश के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। जी हाँ। अब बीजेपी तीनों का परमानेंट इलाज कर रही है और उन तीनों का इलाज ये है, देश की समस्या का इलाज है डिलिमिटेशन। जहां जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलते उन स्टेट्स का नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट कम होने वाले हैं। काल की समस्या, कैलेंडर की समस्या का सॉल्यूशन है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में बस एक बार मैनेज करना पड़ेगा, बाकी रोज रोज का झंझट ही खत्म। मतलब एक ही बार में 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के जब बैंक अकाउंट में चले गया तो इलाज हो गया। सर फिर वो पाकिस्तान से लड़ाई भी हो सकती है। बड़े बड़े 3 महीने में अगर आपने सब कुछ करना है तो बड़े बड़े इलाज हैं इस देश के अंदर। एक बार में मैनेज हो गया, रोज रोज का चंटाई खत्म हो गया। ठीक है। और ये जो पात्र की समस्या है उसका इलाज है SIR। करेक्ट। कि उस पात्र को निकाल दो। तो देश काल पात्र तीनों को मैनेज किया जा रहा है। लोकतंत्र भी होगा, चुनाव भी होंगे और बीजेपी के जीतने की गारंटी भी होगी। तो मतलब एक बीजेपी की जीतने की गारंटी तो जरूर होगी। चुनाव होंगे, चुनाव का मतलब थोड़ा उनका अलग है और हमारा अलग है। देखिए, रेस 2 तरह की हो सकती है ना। एक तो रेस है कि हम दोनों एक फर्श के ऊपर दौड़ रहे हैं, एक ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। दूसरी रेस ये हो सकती है कि मैं तो मैदान पे दौड़ूंगा और सिब्बल साहब को कहूंगा तुम पहाड़ी के ऊपर दौड़ो, बिल्कुल। और हम चेक कर लेंगे 100 मीटर कौन कितने में दौड़ता है। तो ये खेल हो रहा है इस वक्त, इसलिए बहुत डीप सेंस में पॉलिटिकल है। और अनफॉर्चुनेटली और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इन 2 बहुत सीनियर लोगों जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में रहे थे, आज जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है वो रूलिंग पार्टी के एक्सटेंडेड आर्म से ज्यादा लगती नहीं है। बोलते वक्त भी कई बार मैं इलेक्शन कमीशन, रियलिटी है। इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और बीजेपी तीनों के अंदर जो बाउंड्री वॉल्स हैं कुछ लगती नहीं।